ये है हमारा क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का सिविक्स चैप्टर 3। सेकेंड चैप्टर क्या था? साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। काफ़ी छोटा लेक्चर है, उसमें सेकेंड चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, ये है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर क्या है? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के ही फीचर्स हैं। देखते हैं क्या है। फंडामेंटल राइट्स हम बता ही चुके हैं। क्या है राइट्स? ऐसे राइट्स जो हमारे मतलब कंट्री में जितने भी लोग हैं उन्हें यूज़ होती हैं। मतलब यूज़ होने का मतलब कि जो नॉर्मली ये राइट्स का काम होता है वही राइट्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, जो हमें मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, वो देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के। पहला है फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स लॉ। इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स लॉ मतलब जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो लागू है, मतलब वो फंडामेंटल राइट्स में है वो राइट्स। अगर मान लीजिए उस राइट से लोगों को दिक्कत हो रही है, भाई वो नहीं काम हो पा रहा है उस चीज़ से, उस राइट से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे कोर्ट क्या करेगा? मतलब कोर्ट के पास इतनी पावर है कि उस राइट्स को चेंज कर दे। ठीक है, उस राइट्स में कुछ चेंजेस ला दे। ठीक है, ये पहला फीचर हो गया। नेक्स्ट फीचर क्या है? सम राइट्स फॉर एलियंस अलायंस ऑल्सो। अलायंस मतलब जो हमारे जो सिटीजन है, मीन जो इंडिया के सिटीजन है, इसके अलावा जो दूसरी कंट्री से लोग आ रहे हैं हमारे इंडिया में, वो उनके लिए है, मतलब उनके लिए भी कुछ राइट्स हैं। जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब वो बाहर के लोग हैं, मीन्स दूसरी कंट्री के लोग हैं, उन्हें भी राइट टू लाइफ मीन्स उन्हें भी जीने का अधिकार है। भाई एक लाइफ जो है वो अच्छे से जीने का उन्हें पूरा राइट है। और लिबर्टी, और इंडिया में स्वतंत्र होना, ठीक है, मीन्स फ्रीडम से रहना, वो भी उनका राइट है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एंड कॉन्साइंस, मीन्स रिलीजन्स पर भी कोई बेस नहीं है कि मान लीजिए कोई बाहर की कंट्री से यहाँ पर आए तो वो फ्री है दूसरे रिलीजन को अपनाने में, दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट करने में। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से हैं, मीन्स दूसरी कंट्री से हैं तो उन्हें उस रिलीजियस से नहीं मिलना चाहिए या उस रिलीजियस को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ों से फ्री है। नेक्स्ट है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस मतलब है जो अलायंस है, मीन्स जो बाहर के कंट्री के लोग हैं वो हमारे इंडिया में आ रहे हैं तो उन्हें बोलने का पूरा राइट है, अपने जो उनके थॉट्स हैं उसको सामने रखने का पूरा राइट उनके पास है। ठीक है, ये राइट उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण करना से मतलब शोषण करने से रोकना। ठीक है, अगर बाहर के कर रहे हैं, बाहर कंट्री के लोग आ रहे हैं यहाँ पर कर रहे हैं हमारे इंडिया के लोग से, तो उसे भी रोकना है, और इंडिया के लोग अगर उनका शोषण कर रहे हैं तो उसे भी रोकना है। ठीक है, ये राइट्स जो हैं ये अलायंस के लिए हैं, और जो कुछ राइट्स हैं इसके अलावा जो 3 राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? इंडियन सिटीजन के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो भी राइट्स हैं या जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जितने राइट्स हैं वो इंडिया के अलावा जो बाहर लोग इंडिया में आ रहे हैं उनके लिए भी हो, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ राइट्स उनके लिए भी है, बाकी राइट्स तो सब इंडिया के लिए ही है, और कुछ राइट्स बाहर कंट्री से आने वाले लोगों के लिए भी बनाया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है राइट्स आर यूनिवर्सल, मीन्स फंडामेंटल राइट्स यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब
हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सबको वो राइट मिलना चाहिए, ठीक है। वो राइट सबके लिए है, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजियस का हो, और उसकी वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, वो चीज़ डिपेंड नहीं करती है। वो राइट सबके लिए इक्वल है, वो राइट सबको मिलना चाहिए, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिया में जितने भी सिटीजन हैं, में जितने भी लोग हैं, वो सबके लिए है। समझ में आ रहा? उससे एजुकेशन से मतलब नहीं, उस राइट में कितनी क्वालिफिकेशन है लोगों की, उससे कोई भी डिपेंड नहीं है, ठीक है। उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, किसी भी कास्ट का हो, रिलीजियस का हो, उसे ये राइट मिलना ही मिलना है, ठीक है। इसलिए राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर यूनिवर्सल, मीन्स पूरे इंडिया के लिए है और सबके लिए इक्वल है। नेक्स्ट है राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब राइट्स को कैसे बनाया गया है? फंडामेंटल राइट्स से रखे गए हैं जो राइट्स पब्लिक को मिलना चाहिए और जिससे मतलब पब्लिक को मिलना ही चाहिए, जिससे पब्लिक को दिक्कत ना हो। ऐसे राइट्स बनाए गए हैं जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, उस राइट्स को बनाया गया है। यही क्या है? राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, कि मान लीजिए कोई राइट्स है ऐसा जिससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, सब लोग उस पर नहीं मतलब उस राइट्स को नहीं अपना रहे हैं, तो उसको थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं उस राइट्स को चेंज करके, मीन्स वो राइट को फंडामेंटल राइट में ना रख के दूसरा राइट को रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राइट ये रख दिए तो एकदम फिक्स हो गया, कुछ चेंजेस नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। नेक्स्ट है राइट्स में बी कर्टेल्ड थ्रू अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट से मान लीजिए कोई राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन टाइम में बनाया गया था, मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब राइट्स बना दिए गए थे। इसके बाद जब धीरे धीरे उस राइट्स को अपनाया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ है उसको अपनाया गया। अब कुछ राइट्स हैं जिससे मतलब सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें कुछ कटौती कर देंगे, मीन्स जो कुछ पार्ट जो है उसका काट देंगे, उस पार्ट को हटा देंगे, ठीक है, जिससे जो हमारी कंट्री है उसमें प्रॉब्लम ना हो, हमारे नेशन को, जहाँ के लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वो भी मतलब ऐसे नहीं कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई उसको हटा दिए या उसको चेंज कर दिए, ऐसा नहीं है, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है, तब जा कर के उस राइट्स को चेंज किए जाते हैं। राइट्स आर सस्पेंडेबल इन इमरजेंसी। मान लीजिए नेशन में, हमारे कंट्री में कोई इमरजेंसी लग गई तो उस पर राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए किसी बाहर कंट्री का हमारे कंट्री में अटैक हुआ, उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लग गई, कंट्री में जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, तो इमरजेंसी के टाइम पे राइट्स को हम सस्पेंड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई राइट्स उस टाइम पे हमें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है, अटैक हुआ, उस टाइम पे हमें राइट वो नहीं मिल पा रहा है, तो हम उस पर शिकायत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हम उसको सस्पेंड कर देंगे। क्लियर हुआ इतना? ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किस चीज़ के? फंडामेंटल राइट्स के। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, पहला तो है 3 कॉमन रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के कुछ रेस्ट्रिक्शंस मतलब है एक लिमिट होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स में जो लिमिटेशन है उसके बारे में है। पहला तो ये है कि जो राइट्स हैं, जितने भी राइट्स हैं, अगर उसको लागू किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स में रखा जा रहा है, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। कोई राइट मतलब कोई राइट है फंडामेंटल राइट का ही, उसमें कोई लिमिटेशन लगा दी गई, तो उसका भी रीज़न होना चाहिए
कि अगर ये लिमिटेशन लगी हुई है, ऐसा राइट्स में लिमिटेशन दी गई है, तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है। वो एक रीज़नेबल होना चाहिए, उसका रीज़न मतलब एक एग्जैक्ट रीज़न होना चाहिए कि हाँ इस वजह से इस राइट में ये लिमिटेशन दी गई है और इस वजह से इस राइट को फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स में दिक्कत है, मतलब पूरे इंडिया के सिटीजन्स में उसमें कुछ चेंज करने लायक है, तो उसे चेंज भी किया जा सकता है। और चेंज करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मतलब इसकी भी एक लिमिटेशन है कि हाँ जब बहुत ज़्यादा लोग को उस पर उस राइट पर विरोध होगा तब जाकर उसे चेंज होगा, वो भी करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा और कोई लॉ को और राइट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरा रेस्ट्रिक्शंस है, कोई नेशनल इमरजेंसी पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मीन्स फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से राइट्स आते हैं ये हम पढ़ते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी राइट्स हैं वो किसके बीच में है? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 के बीच में ये राइट्स है, ठीक है। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स में जो राइट्स हैं वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में है, ठीक है। कौन कौन से राइट्स हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम एक एक राइट को डिटेल में पढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। पहला राइट्स देखते हैं, कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कोर्ट की आइज में, मीन्स कोर्ट के सामने जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर वो चाहे अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, जो भी अगर गलत कर रहा है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो इक्वल ही होगी, ठीक है। कोर्ट ये नहीं देखता कि कौन लोग कैसा है, मीन्स जो इंसान गलत किया है वो कैसा है, किस कास्ट का है, किस मतलब किस रिलीजियस का है, ये सब चीज़ें नहीं देखता। एक कोर्ट के आइज के सामने सारे लोग इक्वल हैं, ठीक है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव को रोकना, ठीक है। भेदभाव को रोकना, जैसे सबको इक्वल मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए शॉप में जाने के लिए, पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए, जैसे होटल्स में या किसी कॉलेजेस में, शॉप्स में, तो ये सब जाने के लिए इक्वलिटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। उस पर कोई भी कास्ट, रिलीजियस या जेंडर पर डिपेंड नहीं करता, वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए किस मैटर में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी जॉब में, ठीक है, वो चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें सबको इक्वल मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उसमें जॉब करने के लिए, और वो उसकी जो वेजेस है, मीन जो इनकम है, वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 16 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स
जो बहुत अपर कास्ट के लोग क्या करते हैं, लोअर कास्ट को टच नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा कहते हैं, उन्हें टच नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए जो ऐसा करता है, जो इंसान ऐसे कर रहा है, किसी को टच नहीं करने दे रहा, या फिर कोई पब्लिक प्लेस है वहाँ पर मतलब पब्लिक घाट है, वहाँ पर जाने नहीं दे रहा, इससे उन्हें 500 रुपीज़ फाइन और 6 मंथ की जेल, ठीक है, ये उनकी पनिशमेंट है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 18 में है। इसका मतलब ये है कि हम कोई टाइटल नहीं दे सकते एक्सेप्ट मिलिट्री और स्पोर्ट्स के अलावा, ठीक है। अपने स्टेट में मतलब जो लोग हैं उसको मिलिट्री और स्पोर्ट्स के अलावा कोई भी टाइटल नहीं दे सकते हैं। जो इंडिया के सिटीजन हैं वो खुद का टाइटल यूज़ करें, मीन्स इंडिया में जो टाइटल उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन का जो टाइटल है उसे हम अपने यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 में, और एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में। लास्ट है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18। समझ में आया। आर्टिकल 18 का मतलब है कि कोई भी टाइटल है, ठीक है, मतलब जो लोग हैं वो दूसरा टाइटल नहीं दे सकते हैं। इंडिया में जो लोग हैं वो दूसरा टाइटल नहीं दे सकते, मतलब और कोई टाइटल नहीं ले सकते हैं एक्सेप्ट किसके, मिलिट्री और स्पोर्ट्स के अलावा, ठीक है। जो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स वुमेन है, या फिर जो मिलिट्री में लोग हैं वो अपना टाइटल लिख सकते हैं, अपना टाइटल दे सकते हैं। इसके अलावा मतलब जो फॉरेन के टाइटल्स होते हैं उसे इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते। समझ में आ गया इतना। नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट राइट देखते हैं। नेक्स्ट राइट क्या है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 19, 20 एंड आर्टिकल 21 में है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से फ्रीडम दिए जाते हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है कि पब्लिक को में जो इंडिया के लोग हैं उन्हें मतलब वो फ्री हैं अपने स्पीच मतलब बोलने के लिए, अपने एक्सप्रेशन को सामने रखने के लिए, जो उनके थॉट्स हैं, जो वो सोच रहे हैं, उस मतलब अपने विचार को सामने रखने के लिए वो फ्री हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसके साथ साथ हम लिमिटेशन भी बताते जाएंगे। इसकी लिमिटेशन ये है कि स्पीच मतलब बोलने का फ्रीडम है, बोलने के लिए फ्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी अब्यूज़ करेंगे या किसी के बारे में झूठ बोलेंगे, ये सब चीज़ें नहीं है, या किसी को हम झूठ बोल करके कुछ गलत बोल कर परेशान करेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। फ्रीडम किस चीज़ के लिए है, जिससे किसी को दिक्कत ना हो, कुछ गलत वर्ड्स मतलब कुछ गलत नहीं बोला जाए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। मतलब फ्री है किस चीज़ के लिए, मीटिंग के लिए। कोई इंसान है मतलब कोई मीटिंग करना चाहता है तो मीटिंग कर सकता है, असेंबली बिठा सकता है, लेकिन विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स मीन्स विदाउट वेपन्स, बिना किसी हथियार के, बिना किसी वेपन्स के यूज़ किए असेंबली को बैठा सकता है, लेकिन पीसफुली, शांति से, किसी को ज़बरदस्ती नहीं उस ग्रुप में रख सकते हैं मीटिंग के लिए, या फिर किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं, आर्म्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं
कि जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम हो, ठीक है, उससे पीस जो है वो खराब हो, में जो शांति है वो ना रहे। नेक्स्ट है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। फ्रीडम किस चीज़ के लिए? एसोसिएशन और यूनियंस बनाने के लिए, मतलब एक ग्रुप बनाने के लिए फ्री है, ठीक है। वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? मतलब वो ग्रुप अच्छे, मतलब किसी अच्छे काम के लिए ही बनना चाहिए, गलत काम के लिए इस ग्रुप को नहीं बनाना है, ठीक है। फ्रीडम किस चीज़ के लिए है? अच्छे काम को बनाने में, कोई अच्छा काम करना है उसमें एक ग्रुप की ज़रूरत है, एक ग्रुप बनाना है, एक यूनियन बनाना है, उसके लिए हम फ्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया। फ्री है किस चीज़ के लिए? इंडिया से बाहर जाने के लिए, मीन्स इंडिया से दूसरे कंट्रियों में जाने के लिए एकदम फ्री है। नेक्स्ट है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया। किसी भी पार्ट में, मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट में वो अपनी जगह को छोड़ करके दूसरे पार्ट में रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, उसके लिए वो फ्री हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग, मान लीजिए किसी गुजरात स्टेट में है तो गुजरात में ही रहेगा, दूसरे स्टेट में जा सकता लेकिन वहाँ रह नहीं सकता, तो ऐसी चीज़ें नहीं। अगर वो गुजरात का है, महाराष्ट्र में रहना चाहता है तो वो वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। फ्रीडम किस चीज़ के लिए है? कि वो किसी भी प्रोफेशन के लिए, किसी भी जॉब, मतलब कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी जॉब के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, मीन्स प्रोफेशन कोई भी हो, ठीक है, मतलब फील्ड कोई भी हो। ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन मीन्स कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए फ्री है। लेकिन प्रोफेशन वर्क या ऑक्यूपेशन है, कोई बिजनेस है, तो वो क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट लाइसेंस होना चाहिए उनके पास, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब गलत कामों के लिए वो एक ऑक्यूपेशन बना लें, गलत काम कर रहे हो वो उनका बिजनेस हो जाए, इसके लिए फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम किस चीज़ के लिए है? ऐसे वर्क जिसे गवर्नमेंट का लाइसेंस हो, ठीक है। क्लियर हुआ? क्या है राइट टू फ्रीडम? कौन कौन सा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया, freedom to reside and settle any part of India, and practice any profession or occupation। क्लियर हुआ? राइट टू फ्रीडम क्या है और किस आर्टिकल के बीच में रहता है? 19, 20 और 21 आर्टिकल में ये फ्रीडम राइट्स है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट राइट देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण के खिलाफ, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 23 और ये आर्टिकल है 24, ठीक है। आर्टिकल 23 में ये है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स को, मतलब बहुत जगह क्या मतलब होता है कि ह्यूमन बींग्स को, कोई मैन है कोई वुमेन है, उसको सेल कर दे, मतलब उसको किसी दूसरे मैन को बेच दे, ठीक है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग का मतलब यही है कि ह्यूमन बींग्स में खरीदना या बेचना ये नहीं होना चाहिए। क्या होता था? ह्यूमन बींग मतलब दूसरे लोगों को ही, कुछ लोग को बेच देते थे, ठीक है, और फिर उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे, ठीक है। मतलब वो एक ऐसे जॉब की तरह नहीं या एक ऐसे प्रोफेशनल वर्क की तरह नहीं करते थे,
वो वर्क कैसे करते थे, कोई आदमी है वो दूसरे आदमी को उन लोगों को बेच दिए, ठीक है। अब वो लोग वहाँ पर हैं तो पूरा वर्क करेंगे, जितना वो वर्क चाहते हैं उतना वर्क कराएंगे, फोर्स करेंगे वर्क करने के लिए, और उन्हें कोई वेजेस नहीं मिलनी है, विदाउट पेमेंट, विदाउट इनकम, विदाउट वेजेस, ये सारे लोग क्या करेंगे, वहाँ पर वर्क करेंगे। तो ये इस आर्टिकल में क्या है कि ये नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिशन है, इस पर मनाही है, ठीक है। कोई इंसान दूसरे इंसान को बेच करके उससे ज़बरदस्ती वर्क नहीं करवा सकता है, ठीक है। और फोर्स्ड लेबर मीन्स किसी लेबर को हम ज़बरदस्ती अपने यहाँ पर अपने पास ला करके उससे ज़बरदस्ती वर्क नहीं करा सकते हैं। क्लियर हुआ? ये किस में है, आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 24 में ये है कि जो चिल्ड्रन हैं, जो 14 एज से नीचे वाले बच्चे जितने भी हैं, उन्हें फैक्ट्रीज में वर्क नहीं करना है। उस चीज़ के लिए प्रोहिबिशन है, उस पर मनाही है, उस पर रोक लगी हुई है कि जो बच्चे हैं 14 इयर्स के नीचे, उन्हें फैक्ट्रीज में या माइंस में काम नहीं करना चाहिए। मान लीजिए जो 14 एज के नीचे हैं, वर्क तो नहीं करना चाहिए, मतलब नॉर्मली उनसे लेबर वर्क नहीं कराना चाहिए, लेकिन इन केस मान लीजिए उन्हें कोई प्रॉब्लम है उस वक्त तो वो कर सकते हैं, लेकिन किन जगहों पर नहीं कर सकते, फैक्ट्रीज में, माइंस में, मतलब ऐसी जगह पर वो चिल्ड्रन का वर्क नहीं कर सकते हैं जहाँ पर उनकी उन्हें डेंजर हो, उनकी लाइफ में डेंजर हो, वहाँ पर वर्क नहीं करना चाहिए। मीन्स वहाँ पर बच्चे काम नहीं कर सकते। 14 एज के ऊपर वाले ही बच्चे कहाँ पर काम कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में या माइंस में, क्योंकि फैक्ट्रीज में बहुत से पॉल्यूशन होते हैं जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। माइंस में है, माइंस मीन्स जहाँ पर खुदाई होती है, कोल माइंस है, गोल्ड माइंस, तो ये सब चीज़ें इन जगहों पर भी वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? ये क्या था, आर्टिकल 24। नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। ये 4 आर्टिकल में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। समझ में आ रहा है? सेकुलर स्टेट, हमारा इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, सेकुलर स्टेट इज वन दैट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी वन रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है कि हमारे इंडिया में कोई एक फिक्स्ड रिलीजन, मतलब कोई एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना गया है, ठीक है। मतलब एक रिलीजन को नहीं माना गया है। वो इंडिया में जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, और बहुत ढेर सारे रिलीजन हैं कहाँ पर, हमारे कंट्री में, इंडिया में, ठीक है। उनके पास पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन्स को अपना सकते हैं, किसी भी रिलीजन्स को छोड़ करके दूसरे रिलीजन्स में जा सकते हैं। किसी भी रिलीजन्स के रिचुअल्स में या किसी भी रिलीजन्स कुछ परफॉर्म कर रहे हैं जो उनके रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, उससे रिलेटेड उस पर जा सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। और जो भी दूसरे रिलीजियस के गॉड हैं उन्हें मानते हैं, तो दूसरे रिलीजियस के लोग भी उन्हें मान सकते हैं। उस सब चीज़ों पर कोई भी मनाही नहीं है, कोई भी रोकथाम नहीं है, ठीक है। फ्रीडम सबके लिए है, मतलब वो कोई भी कास्ट का हो, दूसरी रिलीजियस को अपना सकता है, वो किसी जेंडर का हो, किसी भी, मतलब कोई भी वो वर्क करता हो,
कोई भी मतलब एजुकेशन पर नहीं है, कोई भी प्रोफेशन वर्क पर नहीं है कि इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी वो दूसरे रिलीजियस को एक्सेप्ट करता। ऐसा नहीं है। इंडिया में जितने भी लोग हैं वो जिस रिलीजियस पर जाना चाहते हैं, जिस रिलीजियस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उस रिलीजियस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये उनके पास फ्रीडम है। ठीक है, समझ में आया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24। और नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये कौन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। समझ में आ गया इतना? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट राइट देखते हैं। फिफ्थ राइट क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशनल राइट क्या है? ये है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये आर्टिकल 29 में है और ये आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 29 में ये है राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। राइट है, जैसे मान लीजिए जब माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ मीन्स मतलब किसी स्टेट में है, मान लीजिए वहाँ पर जो बहुत कम लोग हैं, मतलब वहाँ पर मान लीजिए ये एक स्टेट है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 80% जो है वो कौन है? सिख हैं, ठीक है, और 20% लोग क्या हैं? दूसरे रिलीजियस के हैं, क्रिश्चियन मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्रिश्चियन के लोग इस स्टेट में, अब 80% सिख है, मतलब जो भी ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी वो सिख रिलीजियस से ही रिलेटेड होगी। वहाँ के जो लोग हैं वो सिख ज़्यादा ही मतलब रिलेटेड होगी। और इन्हें क्या कहते हैं? मेजॉरिटी, ये ज़्यादा लोग हैं, और ये कम है तो इन्हें क्या कहेंगे? माइनॉरिटी। अब ये लोग भी क्या कर सकते हैं? उस स्टेट में अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को वहाँ पर पूरा उनका राइट है कि वहाँ पर उस चीज़ को बना सकते हैं। मीन्स उस लैंग्वेज को, उस स्क्रिप्ट को, कल्चर को वहाँ पर लोगों को बता सकते हैं, वहाँ पर सारे कल्चर परफॉर्म कर सकते हैं, त्योहार जो भी फेस्टिवल वो मनाते हैं वहाँ पर मना सकते हैं, ठीक है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए? अपने लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए, और जिससे और लोगों को पता चले उनके बारे में, उस रिलीजियस के बारे में, उस चीज़ को वो बता सकते हैं। उस पर कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि सिख हैं तो क्रिश्चियन के इंस्टीट्यूशन में, या क्रिश्चियन जो कोई ग्रुप है उनका, या जो भी वो ओपन किए हुए हैं उस पर जा करके ये सब चीज़ के बारे में जाने, तो ऐसा नहीं है, वो कोई भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब क्रिश्चियन है मान लीजिए, तो उस पर कई लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे, क्रिश्चियन के बारे में भी बताएंगे। उस पर कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि नहीं आपको इस मतलब इस रिलीजियस को एक्सेप्ट करना ही करना है, आपको हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आना है, यहाँ पर एजुकेशन लेना है। ये फोर्स नहीं कर सकते हैं। जिसका मन है वो इस इंस्टीट्यूशन में आ सकता है, नहीं है नहीं आएगा, ठीक है। उस चीज़ पर कोई फोर्स नहीं कर सकता है, और माइनॉरिटीज़ के पास पूरा अधिकार है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओपन करें, ठीक है। अब इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होगा? मान लीजिए माइनॉरिटीज़ हैं क्रिश्चियन, वहाँ पर ओपन किए, वहाँ पर जो भी नॉलेजेस हैं, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उन्हें वो पढ़ाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे उनके, कुछ सब्जेक्ट्स में
सिर्फ रिलीजियस ही होगा, जो उनके रिलीजियस के बारे में है उसे ही बताया जाएगा, ठीक है। उनमें लैंग्वेज इनकी होगी, तो जो पढ़ना चाहता है, जो एक्सेप्ट करना चाहता है, तो उसे इस इंस्टीट्यूशन में जा सकता है। उसके लिए कोई भी मनाही या कोई प्रोहिबिशन नहीं है। समझ में आ गया इतना? ये किस लैंग्वेज में है? आर्टिकल 29, सॉरी ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। 29 में है कि माइनॉरिटीज़ लैंग्वेज को, जो उनके उस रिलीजियस की लैंग्वेज है, जिनका स्क्रिप्ट है, जो कल्चर है, उसको दूसरा कोई भी अपना सकता है और दूसरों तक उस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मीन्स उन्हें बता सकते हैं। और 30 में है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओपन करने का। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। हम 6th राइट देखते हैं। 6th राइट क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है कि कोई भी राइट अगर हमें नहीं मिल रहा है तो उसे हम, या कोई भी वर्क हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोर्ट्स में, तो उस पर कैसे एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट क्या करते हैं उस पर। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि जो वहाँ के प्रेसिडेंट बनाए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? ये कुछ 5 रिट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर आते हैं। कौन कौन सी है? रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस में है कि कोई भी, मान लीजिए कोई पुलिस है, तो वो किसी भी इंसान को जबरदस्ती अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक उनके पास कोई सबूत ना हो, मीन्स उनके पास जब कोई प्रूफ ना हो या कोई ऐसी चीज़ उन पर ना हो कि हम उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं, तब तक वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कोर्ट का ऑर्डर है कि उन्हें कोर्ट में पेश करना या फिर उन्हें अरेस्ट करना तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उनके पास कोई प्रूफ ना हो, ठीक है, उन्हें अरेस्ट करने का। ये किस में दिया हुआ है? रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस में, ये कोर्ट कहती है। नेक्स्ट है रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कमांड, वी कमांड। मैंडेमस मतलब क्या है? कमांड। इसमें क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कमांड कर सकती है। कैसे? मान लीजिए कोई केस है, वो हाई कोर्ट को, मतलब कोई केस है हाई कोर्ट के पास गया, ठीक है, उसे सुप्रीम कोर्ट कमांड करेगी कि उस केस को सुप्रीम कोर्ट पर सौंप दिया जाए, क्योंकि वो हाई कोर्ट या जो उससे नॉर्मली कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, वो मतलब देखिए हाई कोर्ट है या जो लोअर कोर्ट है, उनके भी एक लिमिट है कि सिर्फ इस टाइप के ही केस वो सॉल्व कर सकती है, ठीक है। अब जब उनके पास इस टाइप का केस गया जो उनके लिमिट के बाहर है, तो उसे किसको सौंप दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट कमांड करती है कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट के पास दे दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन मतलब कोर्ट में जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो एक लिमिटेशन में हो, ठीक है। मान लीजिए हाई कोर्ट में है, कोई केस गया हुआ है, उस केस को जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है, उस पर जो लिमिटेशन है टाइम की वो कम है, उस केस को जल्दी सॉल्व करना है, उससे क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? फिर वापस क्या करेगी? उस केस को अपने पास, मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट वो केस को ले लेगी, ठीक है। जिससे फिर से बताते हैं कि हाई कोर्ट में मान लीजिए कोई केस आया है, उस केस को जल्दी सॉल्व करना है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम है, मीन जो टाइम लिमिट है वो कम है,
जल्दी उस केस को सॉल्व करना है तो किसे सौंप दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। नेक्स्ट है रिट ऑफ सर्टियोरारी। रिट ऑफ सर्टियोरारी का मतलब है इस रिट में जो भी वर्क है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट है वो अपने लोअर कोर्ट को ऑर्डर करेगी कि इस केस के जो भी मतलब जो भी जानकारियां हैं वो सब ला करके सुप्रीम कोर्ट को दे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट दूसरे जो लोअर कोर्ट हैं उन्हें ऑर्डर करेगी कि इस केस के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं या जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए उस केस को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट को दे। ठीक है। ये कौन ऑर्डर करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी जानकारी लेने के लिए वो ऑर्डर उन्हें कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है रिट ऑफ क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब है मान लीजिए कोई पब्लिक कोई पब्लिक सर्विस है, उस पर कोई भी इंसान बिना जबरदस्ती उस प्लेस पर बैठा हुआ है, जबरदस्ती उस पोजीशन पर है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है और क्वेश्चन पूछती है कि वो किस वजह से उस पोजीशन पर हैं। ठीक है। मतलब जो भी पब्लिक सर्विसेज के लिए जो भी ऑफिसेज बनाए गए हैं या जो भी विभाग बने हुए हैं उस पर कोई ज़बरदस्ती उस पोजीशन को नहीं ले सकता है। ठीक है। अगर कोई लेता है उस पोजीशन को तो उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है। ठीक है। और उससे क्वेश्चन करती है कि किस अधिकार से या किस तरह से उस पोजीशन पर, उस प्लेस पर वो बैठे हुए हैं। ठीक है। क्लियर हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या क्या है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्रिटोरियरी, क्यू, वारंटो और हार्ट एंड सोल किन्हें कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्लियर हुआ? हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू प्रॉपर्टी। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 हैं। जिसे और 7th फंडामेंटल राइट कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे अब हटा दिया गया है। ठीक है। पहले 7 थे, इसको मिला करके राइट टू प्रॉपर्टी भी ऐड था, अब इसको हटा दिए हैं तो फंडामेंटल राइट्स कितने हो गए? 6 राइट्स। ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? यह है आर्टिकल 300A में। राइट टू प्रॉपर्टी में है कि जो हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो अगर गवर्नमेंट चाहती है वेलफेयर के लिए, नेशन के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के यूज़ में लाना चाहती है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं? लॉ को उसको हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं। कब उसको दे सकते हैं और कब देंगे? हमें पूरी जो लॉ है, मीन्स जो कोर्ट है, वो हमें ये कहती है कि अगर हम प्रॉपर्टी अपनी पब्लिक के वेलफेयर के लिए दे रहे हैं, अपने नेशन के वेलफेयर के लिए दे रहे हैं, हमें उसका पूरी जो उस प्रॉपर्टी की कीमत होगी उसका पूरा पैसा हमें मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। जितनी प्रॉपर्टी है उसका जितना कॉस्ट होगी उससे ज़्यादा ही पैसा उस पब्लिक को मिलना चाहिए। ये कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है। और अगर गवर्नमेंट के कोई गवर्नमेंट कुछ पब्लिक के लिए वेलफेयर करना चाहती है, कुछ ऐसा बना रही है जिससे पब्लिक की प्रॉपर्टी को वो ले रही है गवर्नमेंट, तो अगर ऐसा कर रही है तो उसमें भी कोर्ट की
मंजूरी होनी चाहिए। मीन्स जब अगर कोर्ट उस चीज़ पर अलाउ नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट पब्लिक की प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकती है, मीन्स उसको ले नहीं सकती है। ठीक है, ये ऑर्डर किसका है? कोर्ट का है। कोर्ट ये कहती है कि जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है वो हमारी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, मीन्स उसकी जो भी देख रेख है या कोई उसको कब्जा ना कर पाए, ये कोर्ट की जिम्मेदारी। अगर कोई ज़बरदस्ती हमारी प्रॉपर्टी को कब्जा कर रहा है तो उसे हम कोर्ट में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट उस पर पूरा जो भी मतलब रिजल्ट होगा या जो भी मतलब वो सुनाएंगे उसको मतलब उनके फेवर में ही बताएंगे, जो सही होना चाहिए, जो उस प्रॉपर्टी में जो सही होना चाहिए वही कोर्ट ऑर्डर करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट तब तक उस पब्लिक की प्रॉपर्टी को अपने पास गवर्नमेंट यूज़ में नहीं ला सकती जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना हो। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर पे ही गवर्नमेंट पब्लिक की प्रॉपर्टी को पब्लिक के वेलफेयर में या फिर नेशन के वेलफेयर में यूज़ कर सकती है। क्लियर हुआ? किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 300 है। अच्छा, एक बात, उसमें कई जगह आप देखेंगे आर्टिकल जैसे रहता है ना, आर्टिकल 21A का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट या 21B-C, ये क्यों हो, मतलब ये क्यों है? पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो तो लाइन से बना था, किस तरह 1 2 3 4, उसमें कोई पार्ट डिवाइड नहीं था। ठीक है, कि 1A 2A 3A ऐसा नहीं था। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया। अब मान लीजिए हमें कोई उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और ऐड करना है। ठीक है, कुछ और ऐड कर, मान लीजिए हमें 21 में ही ऐड करना है। पहले क्या था? 21 22 था। अगर हम 21 में ऐड करेंगे, 21 और 22 के बीच में हमें ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे? अगर हम 22 नंबर उसको दे दिए तो फिर उसके बाद 22 के अलावा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या किए हैं, 21 में ही A पार्ट बना दिए, B पार्ट बना दिए, C पार्ट बना दिए, मतलब जितने ज़्यादा ऐड होते गए उससे बनाते गए, जिससे प्रॉब्लम ना हो। अभी मान लीजिए 22 है, 21 दूसरा है, 22 कोई और है, 21 में हम ऐड किए, अब जो दूसरा आया उसका नंबर 22 हो गया, 22 का 23 में हो गया। ठीक है, एक बार हो गया तो ठीक है, आदमी उसको फिर से याद कर लेगा, समझ लेगा कि किस आर्टिकल में क्या है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। अब कई बार ऐसा हो चुका, तो हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आर्टिकल है उसको नंबर चेंज कर दिया जाए। इस वजह से उसके पार्ट में A-B-C ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। समझ में आ गया? ये तो ऐसे ही बता दिए। फंडामेंटल राइट समझ में आया क्या है? अब हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज ये हैं जो हमें, मतलब जो हमारे इंडिया के लोग हैं, जो हमारे सिटीजन हैं, उन्हें वो चीज़ करना चाहिए। मतलब एक नॉर्मल ड्यूटी, ऐसा नहीं है कि वो राइट है, अगर हम उस चीज़ को नहीं करेंगे, उस ड्यूटी को फॉलो नहीं करेंगे तो उस पर कोर्ट एक्शन लेगी या फिर कोई पुलिस है उसको अरेस्ट कर लेगी, उसके लिए पनिशमेंट देगी। ये सब चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जैसे है नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, कुछ ड्यूटीज़ हैं, जैसे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम, उसको बेकार नहीं करना चाहिए, उसको गलत तरीके से नहीं ये सब यूज़ करने चाहिए। ये है नोबल आइडियल्स, जैसे जब हमारी कंट्री फ्रीडम हुई थी, ठीक है, स्वतंत्र हुई थी, तब बहुत से स्ट्रगल हुए हैं, तो उसके बारे में भी हमें बताना चाहिए। मतलब जब स्ट्रगल हुआ फ्रीडम के लिए तो बहुत सी चीज़ें थी
जो भी चीज़ें यूज़ हुई है या जो भी चीज़ को संभाल कर रखा गया है तो उसको हम संभाल कर ही रखें, उसको बेकार ना करें, जिससे अगर जो लोग उसको देखेंगे, जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं या फिर जो भी उनकी मूर्ति बनाई गई हैं, ठीक है, उसे देखकर लोग समझे कि ये हमारे स्ट्रगलर थे जिन्होंने इंडिया को स्वतंत्र किया। इससे लोगों के अंदर भी एक अलग मतलब मेंटालिटी चेंज होगी और भी याद करेंगे कि हमें अपने नेशन के लिए क्या और करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। हमारे इंडिया की जो एकता है, जो स्वतंत्रता है, ठीक है, जो जो मान सम्मान है उसे हमें बनाए रखना चाहिए। जो हमें पीस है इंडिया में उसको बनाकर रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रदरहुड, भाईचारा। ठीक है, हमें सबसे इक्वली बिहेव करना चाहिए, कोई भी किसी भी रिलीजियस के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो उसे एक्सेप्ट करना, आप करिए, नहीं चाहते नहीं करना, वो सब चीज़ें हैं। वुमेन को रिस्पेक्ट करना, ये है। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स, रिच हेरिटेज। मॉन्यूमेंट्स और रिच हेरिटेज, मॉन्यूमेंट्स जो हैं जैसे रेड फोर्ट है और ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ये सब कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जिसे हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। वो मॉन्यूमेंट्स है, उससे हमें काफ़ी लोगों के बारे में पता चलेगा ये मॉन्यूमेंट्स किसने बनाए हैं, कब बनवाए हैं और इसको क्यों बनाया गया है। ठीक है, ये सब बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और नॉलेज गेन होगी। इस वजह से हमें उन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। रिच हेरिटेज मीन्स बहुत जो कीमती चीज़ें हैं उसको भी बेकार नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट। जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है जैसे रिवर है, लेक है या फिर जो भी फॉरेस्ट हैं, इन सब चीज़ों को भी हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। रिवर, लेक, ये सब चीज़ों में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए। बहुत से इसमें ऑर्गेन्स हैं, बहुत से इसमें एनिमल्स हैं, उन्हें जो बायोडाइवर्सिटी है मीन्स इसमें जो बहुत से जिसमें बहुत से जानवर हैं उन्हें अफेक्ट होगा, उनकी डेथ होगी। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। इससे और फॉरेस्ट में और ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, ऑक्सीजन मेंटेन रहेगी। पॉल्यूशन अगर हो रहा है तो बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पॉल्यूटेंट गैसेस होती हैं उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी होती है, तो ये सब होता है। और फॉरेस्ट में बहुत से ज़्यादा स्पीसीज़, कई तरह की स्पीसीज़ है, बहुत से एनिमल्स हैं, उनकी भी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, ये हमारी एक ड्यूटी है कि जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे हम बचा कर रखें, उसे डिस्ट्रॉय ना करें। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है साइंटिफिक टेम्पर। हमें बहुत सी चीज़ों को एक साइंटिफिक थॉट से सोचना चाहिए, साइंटिफिक चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी जो कंट्री है, वो नेशन है, वो डेवलप्ड होगी। ठीक है, लास्ट है पब्लिक प्रॉपर्टी। जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कोई पार्क बना हुआ है तो उसको एक पार्क की तरह उसको यूज़ किया जाए। पब्लिक प्रॉपर्टी में जैसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, पार्क्स हैं, तो उसको जिस तरह उसका यूज़ करना चाहिए वैसे करना। अब ये नहीं कि पार्क बना हो तो उस पर कूड़ा फेंके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। हमारी ड्यूटी है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर रखें। ये सब क्या थी, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। समझ में आया? अगर हम ये सब ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं तो इससे हमारा नेशन जो है एक पीसफुल नेशन बनेगा, वेलफेयर नेशन है,
मीन्स बहुत अच्छा नेशन ये बन जाएगा, काफ़ी हाईली डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ से हमारा चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।